आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ण विचार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फोनोलॉजी। ओके। बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती, मीन साउंड्स निकलते हैं। ध्वनियों के सार्थक समूह शब्दों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जो शब्द होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है? वर्णों के द्वारा होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर शब्द है नमक, लेकिन जब हम नमक की अलग अलग ध्वनियाँ रहेगी, अलग अलग वर्ण करेंगे, वर्ण अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा? न। और हर वर्ण के पीछे आपको एक स्वर जुड़ा होता है, हर जो भी व्यंजन होता है उसके पीछे एक वर्ण जुड़ा होता है। जैसे हम न लिखते हैं, न अगर ऐसा लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए इसके साथ हमारा स्वर है। तो जब हम व्यंजन और स्वर का अलग अलग करेंगे तो ये ऐसे होगा। वर्णों को मिलाकर शब्द का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। नमक, हाथ और पानी। ह में कौन सा मात्रा जुड़ा है? आ की मात्रा है, तो आ। लेकिन न में कोई मात्रा है नहीं है, उसके पीछे अ क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि जब हम न बोलते हैं आखिरी में हमें क्या सुनाई दे रहा है? अ का लोप हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अ। म में भी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पीछे अ जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? म। जब म बोलते हैं तो उसमें अ का लोप होता है, तो अ। ठीक, वैसे ही हम ध्वनियाँ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितनी ध्वनियाँ? 6 ध्वनियाँ। हाथी, सॉरी हाथ। 1 2 3 4, 4 ध्वनियाँ। पानी, 1 2 3 4, 4 ध्वनियाँ। किसी भाषा के ध्वनि संकेत ही वर्ण होते हैं। ठीक, इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, परिभाषा है। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। कोई प के टुकड़े कर सकता है? आ के टुकड़े कर सकते हो? न के टुकड़े कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब छोटी से छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, जिसे हम टुकड़े नहीं कर सकते। वर्णमाला मीन्स अल्फ़ाबेट। ओके। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब हमें एक समूह होता है क्रमबद्ध, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, तो एक क्रमबद्ध है। वैसे ही हिंदी में भी क्रमबद्धता होती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला कुछ इस प्रकार है, जैसे स्वर। इंग्लिश में कितने स्वर होते हैं? कितने वोवेल्स होते हैं? 5 वोवेल्स होते हैं। ओके, वैसे ही हिंदी में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वोवेल्स होते हैं? कितने स्वर हैं? 11। अयोगवा, अह। व्यंजन, कितने व्यंजन हैं? कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 33 कॉन्सोनेंट्स हैं। ओके। वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर्स। तो इसमें कितने भेद होते हैं? हम 2 भेद पढ़ेंगे, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो स्वर कितने होते? स्वर देखेंगे यहाँ पर वॉवेल्स, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के, बिना कोई बाधा के निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो पहला पढ़ते हैं ह्रस्व, शॉर्ट वॉवेल्स। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ ऋषि ह्रस्व व्यंजन होते हैं, जैसे अ ई उ ऋषि। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है और इसको जब हम बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है ना। दीर्घ स्वर मीन्स लॉन्ग वोवेल्स। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या लंबा। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ओ औ। ये सभी दीर्घ स्वर हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगता है। अब प्लुत व्यंजन, जो प्लुत स्वर होता है ना, उसमें वो बहुत कम ही उपयोग में आता है। ठीक है, आजकल उतने उपयोग में नहीं लाते, इनका उपयोग संस्कृत में करते हैं। और वो भी कौन सा होता है पता है आपको? इसका तिगुना समय लगता है। जो ह्रस्व दीर्घ में जितना समय नहीं लगता उसमें इसका 3 गुना समय लगता है। आप केवल प्लुत प्लुत में ही इसका निशान देखते हैं, ये चिन्ह देखते हैं। इसका जैसे उदाहरण के लिए ओम, संस्कृत का ओम, तो जहाँ पर भी ऐसा ओम लिखा रहता है हम कैसे उच्चारण करते हैं पता है आपको? ओम, मतलब बहुत ज़्यादा समय लग रहा है।
है ना। अब यहाँ पर हम स्वर की मात्राएं देख लेंगे, वोवेल साइंस देख लेंगे। ओके, अ में कोई मात्रा होती है? नहीं है। आ की मात्रा, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ, ओ। यहाँ पर मात्रा लगा के भी दिखाया जा रहा है। ओके, तो इनकी मात्राएं इतनी होती है। व्यंजन, व्यंजन मीन्स कंसोनेंट्स, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के भीतर से आने वाली वायु विभिन्न अंगों, कंठ, जीभ, दांत, होंठ, तालु और मूर्धा आदि से आती है और स्पर्श करती है, इन सभी को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वर ध्वनि की सहायता से बोलते हैं। व्यंजन हम स्वरों के साथ मिला के बोलते हैं। अगर हम क भी लिखूंगी तो क अगर ऐसा लिख रही हूँ तो आपको पता हो चलना चाहिए कि क इस क के साथ स्वर भी मिला हुआ है, तब हम क इस तरीके से लिखते हैं, इसमें हलंत लगा होता है जब हम तोड़ते हैं तो। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिस व्यंजनों का उच्चारण करते समय विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं जीभ द्वारा, है ना, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर स्पर्श व्यंजन के उदाहरण है, उच्चारण स्थान कंठ, जब आप क, ख, ग, घ, ड़ बोलोगे तो आपका उच्चारण आप कहाँ से करोगे? गले से करोगे, कंठ से आवाज़ आएगी, वाइब्रेशन होगा। उच्चारण स्थान तालु, च, छ, ज, झ, इं। जब आप बोलते हो तो आपका जो जीभ है, जीभ खिसकता हुआ आपकी तालु को टच करता है। ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, ण। मूर्धा से आपका स्पर्श होता है। दंत, त, थ, द, ध, न। आपका दांत से स्पर्श होता है। ठीक है, जीभ का। ओष्ठ, प, फ। देखिए होंठ एक दूसरे से मिल रहे हैं, जब प बोलोगे तब भी होंठ मिलते हैं, फ, ब, भ, म। सभी में होंठ स्पर्श हो रहे हैं एक दूसरे से। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अंदर होता है अर्थ अंदर या बीच स्थिति में। जब आप य बोलते हो, र बोलते हो, ल बोलते हो, व बोलते हो तो सभी का जो उच्चारण होता है वो अंदर से होता है, जीभ के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श नहीं करती और इसका उच्चारण अंदर से होता है। य, देखिए बोलिए, वैसे ही आपको समझ में आएगा। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन नहीं करोगे, नहीं बोलोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से हवा निकलती है, तेज हवा निकलती है और गर्मी पैदा होती है। अब आप अपने मुंह के सामने आप हाथ रखिए और बोलिए श, तो आपके मुंह से एक हवा निकलेगी। ठीक, इसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जॉइंट कॉन्सोनेंट, जो व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम स्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, छ दो व्यंजन मिला के बन रहा है, जैसे क और श को मिलाने से छ बनता है। ठीक। त्र, त और र के मिलने से त्र बनता है। ज्ञ, ज और इया के मिलने से ज्ञ बनता है। श्र, श और र के मिलने से श्र बनता है। ठीक, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन, डबल कंसोनेंट्स। अब जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसे ही अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर बनती है, सेम टू सेम, जैसे च, चा, जैसे च मिलके बनाते हैं च। ठीक। का, वैसे ही दो जो द्वित व्यंजन रहते हैं, सेम टू सेम जो चीज़ मिलके बनती है, मतलब डबल, आधे आधे, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? द्वित व्यंजन। अयोगवा, अह संयुक्त रूप से अयोगवा कहलाते हैं। इनका ना तो स्वरों के योग से मेल होता है, ना तो व्यंजनों के मेल से होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अयोगवा कहते हैं। अब अम को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, और अह को विसर्ग कहते हैं। ये संस्कृत में अधिकतर उपयोगी होते हैं। ठीक, इस तरीके से ये पाठ हमारा यहीं पर फिनिश होता है। चलिए अब हम बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। पहले सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना कर सकते हो हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यंजन के बाद आने वाले स्वर के रूप को, व्यंजन के आने वाले स्वर के रूप को क्या कहते हैं? मात्रा, वर्ण, क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं भाई, तभी ना मात्रा लगेगी। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ होता है? कौन सा दीर्घ है? तो आपको पता होना चाहिए, आ। नायक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? नायक। चलिए मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है, नायक का न बोल रहे हैं ना, न में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। न पहले हलंत के साथ लिखेंगे क्योंकि पता है बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं होता।
है ना। आ की मात्रा है तो यहाँ पर आ लिखी। य में कोई भी मात्रा नहीं है, मतलब हलंत लगा के हमको अ लिखना है। ठीक। क काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6 में टिक करेंगे। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में ब्लैंक स्वर मिला होता है। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक व्यंजन में अगर कोई मात्रा नहीं लगी है तो कौन सा अ लगा ही रहेगा। अब यहाँ पर हेल्प बॉक्स दी गई है, यहाँ से हमको उत्तर खोज के यहाँ पर फिल करना है। अम को ब्लैंक कहा जाता है। अम को क्या कहा जाता है? अनुस्वार। अह को ब्लैंक कहा जाता है, विसर्ग। य र ल व क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अम तथा अह संयुक्त रूप से दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हम क्या कहते हैं? अयोगवा। व्यंजन बिना ब्लैंक की सहायता से नहीं बोले जाते, बिना स्वरों के। जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है वहां पर अ होता ही है ना। ड अतिरिक्त व्यंजन है। जो अड होते हैं वो अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो सही है। दो व्यंजनों के योग से बने संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के उपयोग से, देखिए दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनता है, मतलब सही है भाई। ड ढ़ व्यंजनों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में किया जाता है, गलत। किसी भाषा के स्वर समूह को, सॉरी यहाँ पर गलत आएगा, सॉरी ये जो गलत है ना ये सही आएगा, क्योंकि आपको पता है ढक्कन भी होता है, डमरू। ठीक। किसी भाषा के स्वर समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजनों के बाद आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। ठीक। प्रश्नों के उत्तर हम जो भी पाठ से पढ़े हैं वो आप यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर में है। ठीक है। जितने भी टॉपिक्स बताई हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर में आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहाँ पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।